इनके ज्ञान का है तो उपयोग करना है, बिल्कुल तक से पूरा करो। और जितनी भी क्यूरीज है इनसे ज्यादा कोई क्लियर नहीं कर सकता ये फोटो में, क्योंकि किसान भी है और ये कई जगह अपना लेक्चर देने के लिए और इनको काफी संस्थाएं वो बुला रही। ठीक है साथियों नमस्कार। नमस्कार। मेरा परिचय सर ने आपको दिया है। साथियों आप सब एक ही एजुकेटेड पढ़े लिखे और किसानों को जो है जो जानकारी आप यहाँ ग्रहण कर रहे हैं ट्रेनिंग में, या अपने अपर सीनियर से जो ले रहे हो आप, वही जानकारी आप अपने क्षेत्र में आप देते हैं, किसानों को बताते हैं। आज देश भर में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसानों का वो ये है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान को अच्छी इनकम कहाँ से मिले कि वो एक अच्छा पैसा कमा करके अपने परिवार का पालन करे और अपनी जीवन को एक अच्छी तरह से संचालन कर सके। आवाज नहीं आ रही क्या? चलो मैं जोर से बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है। तो मैं एक वैसे बेसिकली फार्मर हूँ, मैं कोई आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से मेरा कहीं भी कोई जुड़ाव नहीं था। बाकी परंपरागत खानदानी जो धंधा है हमारा, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और शुरू से बचपन से, यानी कि एक समय था कि मैंने जो है कुड़ी देखी आपने, कुड़ी बेल से चलने वाली कुड़ी हाड़े, वो भी कई पहले चलाई थी बचपन जब मैं पढ़ता था ना, उससे कभी कभी चला लेता शौक के हिसाब से पिताजी के साथ में, चलो मैं चलाता हूँ। तो वो बचपन से, कहने का मतलब है कि बचपन से है कि खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ, ठीक है साहब। और जितना एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो कई एग्रीकल्चर के ट्रेनिंग प्रोग्रामों से हैं और कहीं जो विद्वान जो लोग हैं उनके साथ जाने आने से हैं। और ये मेरी हॉबी रही है नई चीज सीखने की हमेशा। तो आज बात करते हैं कि किसान की आमदनी सरकार कई सालों से दोगुनी करने पे चर्चा, कई तरह के सजेशन, कई तरह की योजनाएं किसानों के लिए बनाती है। बाकी फिर भी उसका जो है ना किसान के ऊपर अभी इसका इतना प्रभाव पड़ा नहीं कि वास्तव में किसान की आमदनी दुगनी हो पाई है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी ये देता हूं कि किसान की आमदनी दोगुनी, तिगुनी, चारगुनी कैसे वो कर सकता है, कि किसान की आमदनी बढ़ना आज के समय में क्यों आवश्यक है। जब तक ये दिमाग में अपने क्यों शब्द नहीं होगा ना, जब तक कोई भी आदमी उस कार्य को करने के लिए रुचि उसके दिमाग में नहीं आएगी। क्यों? मुझे ये आप जो ट्रेनिंग लेने आए हो या आपने भी लक्ष्य बनाया होगा मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर्विस करनी है, ठीक है, तो ये उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, तो ये क्यों शब्द आपके दिमाग में आया होगा, तभी आपने सोचा होगा कि मुझे ये करना है, जीएड फाइट करना है, कॉलेज में जाना है, पढ़ाई करनी है। 1960 के अंदर जो है एक परिवार की आमदनी हुआ करती थी 100 रुपये प्रति माह। 1960 की अपन बात कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, हर 20 साल के अंदर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या कहती है, 1980 के अंदर इस यहां 10 गुना खर्चे बढ़ गए। कितने बढ़ गए? जहां 100 रुपये प्रति महीना एक परिवार की इनकम उसका परिवार का पालन होता था, वह 1980 में होने लगा 1000 रुपये प्रति महीना आवश्यकता जरूरी हो गया। बात करते हैं फिर 2000 की, 20 साल बाद, तो यहां हो गए साहब 10,000 रुपये। अब ये तो आपके दिमाग में आ ही सकती है 2000 की बातें, तो 2000 में एक आदमी को 10,000 तो चाहिए।
अब आज वर्तमान की अपन बात करते हैं, 2020 में अपन चल रहे हैं, 20 से भी क्रॉस कर गया अपन। और यहाँ फिर जो है 10,000 पे भी अपने एक बिंदी नेसेसरी है बढ़ाना, बढ़ भी कि अपन क्या बढ़ाएंगे, तो यहाँ अपना कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है सर, 1 लाख। तो आज 2020 के अंदर हर परिवार, साधारण परिवार जिसके पास 1 लाख रुपए महीने की इनकम कमाने का जरिया है, खेती हो, नौकरी पेशा हो, रोज जो भी रोजगार हो, वह अपने परिवार में अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता है, ठीक, अच्छे कपड़े दे सकता है, रहने के लिए अच्छा घर दे सकता है, और घर में मेंटेन जो भी है वो कर सकता है। अगर इससे डाउन है तो शायद ही वो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, बीपीएल। जो गेहूं भी सरकार खिलाएगी, इलाज भी सरकार कराएगी, शादी के पैसे भी सरकार देगी, तो वो हो गए बीपीएल। अगर बिना बीपीएल आपको अपनी लाइफ की स्टाइल को चलाना है तो आपको 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाना है, ठीक है। बिजनेसमैन अपने तरीके से कमा सकता है, नौकरी पेशा सरकार हर साल बढ़ाती है, डीएटी है, सारे सब चीजें। अब बाकी बात आती है किसान को 1 लाख रुपए महीना कैसे मिले, ठीक है सर, किसान को 1 लाख रुपए महीना कैसे मिले। आज बात करते हैं, अब खेती पे बात आती है, 8 बीघा जमीन लगभग हर 8 बीघा औसत है, किसी बात तो 100,000 बीघा भी तो मतलब नहीं है। बाकी अधिकांश परिवारों में 8 बीघा, 10 बीघा, 9 बीघा, 12 बीघा, अपन यहाँ कैलकुलेट करते हैं 10 बीघा तक, ठीक है ना। 10 बीघा की अपन बात करते हैं, मान लो 10 बीघा जमीन है और 10 बीघा से एक साल में 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाए, 10 बीघा से हर महीना 1 लाख रुपए कैसे कमाए, क्योंकि कमाना भी जरूरी है। नहीं कमाता है तो बीपीएल बन के अपने जीवन गुजारे, और अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी इलाज व्यवस्था लेनी, जो भी अपने सुविधा उसको लेनी है, तो उसको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अपन 12 महीने की बात करेंगे तो 12 लाख रुपए हो गए साहब। तो एक साल में उसको 12 लाख की इनकम कैसे 10 बीघा जमीन से मिले, जब जाकर के उसकी आमदनी दुगनी तिगनी चौगनी मानी जाएगी। तो अब ये कैसे मिले, अभी जो वर्तमान में जो किसान जो है अपने सभी जगह के वर्तमान में जो खेती कर रहे हैं, अब थोड़ा सा मेरी बात पे यस नो भी आप करेंगे तो और अच्छा थोड़ा बनेगा, माहौल बनेगा। क्या जो है वर्तमान में जो अपने खेती कर रहे हैं, नंबर 1 खाद्यान्न, खाद्यान्न में क्या आ गया, गेहूं चावल जितने भी चीजें खाद्यान्न में आ गई। आप क्या खाद्यान्न पैदा करके किसान 10 बीघा से साल भर में 12 लाख कमा सकता है? नहीं कमा सकता, नहीं कमा सकता। अब आ जाओ साहब दालें, दालों में उड़दी जो अपने एरिया में जो ज्यादा करते हैं, उड़दी, मूंगी, तूर दिया करते नहीं है, बाकी मान लो आप सब चीजें। क्या दालों में 10 बीघा से 12 लाख रुपए कमा सकता है? नहीं कमा सकता, असंभव। तिलहन, सरसों, सोयाबीन, तिले, जो भी तिले वाली फसलें, यहां भी क्या संभव है? बिल्कुल नहीं है। इससे भी यहां भी किसान की इनकम नहीं हो रही। अब आ जाओ साहब बागवानी, बगीचे वगैरह जो अपन, ठीक है साहब, बगीचे वगैरह जो हो गए ना, यहाँ
संभावना है, संभव नहीं है, केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि यहाँ कर सकता है। अगर वो अच्छी वैरायटी के फ्रूट के पौधे लगा करके और उसको अगर मार्केट अच्छा मिलता है, कभी नींबू 200 रुपए किलो बिकता है तो वो अच्छा कमा लेता है, कभी नींबू अभी बारिश में 2 रुपए किलो बिकेगा तो कहाँ से कमाएगा, ये भी तो सारा उसमें है ना। तो ये तो अपन यहाँ थोड़ी बहुत संभावना कर सकते हैं, मतलब फाइनल नहीं है कि उसको मिल ही जाएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी बहुत अपन को संभावना दिखती है, बाकी कंपल्सरी नहीं है कि वास्तव में वो महीने के 1 लाख रुपए ऐसे निकाल पाता है। विशेषकर ये फसलें हैं, और भी फसलें हो सकती है, सब जगह अलग अलग एरिया में। अब मैं 5वां जो मेन पॉइंट पे आता हूं, अब मैं आपको यहां ये क्लियर करने वाला हूं कि जो ये 5 नंबर की जो फसल है, औषधीय एवं सुगंधीय फसलों की खेती, मेडिकल साइंस का इतना विकास नहीं होता। उस समय अपने बुजुर्ग या अपने कई पहले के जमाने में लोग खेतों जंगल से जड़ी बूटी ला करके उसी का उपयोग करके अपनी बीमारियों को दूर करते थे या भगाते थे या कंट्रोल करते थे, ठीक है साहब, ये तो आप जानते होंगे। जब मेडिकल साइंस नहीं था इतना विकसित, तो सारा इलाज अपना औषधि चीजें करते थे। उस समय औषधि चीजें कहाँ मिलती थी, उस समय जंगल काफी थे, गांव था, गांव के आजू बाजू में जंगल था, ठीक है साहब, और नदियां भी काफी थी, पानी भी काफी था हमेशा। तो उस जमाने में कई औषधियां ऑटोमेटिक उगती थी खेतों में, या डंठल जो भी जड़ वगैरह, और उसी से वो इलाज करते थे। बाकी जब से ये मेडिकल साइंस है, बोलो, मैं भी फिर बता दूंगा थोड़ा एक। तो अपन पहले जो थे जंगल से ला करके वो इलाज करते थे। बाकी क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन वायुमंडल में होने लगा, वनों का थोड़ा विनाश होने लगा है, पानी कम बरसने लगा है। अभी देखता हूं मैं तो, इस वजह से जो है औषधि फसलें जो है ना जंगलों से लुप्त होने लगी है। और जो बच्चों की चीज थी ना, उनको भी जो कई आदिवासी लोग थे उनको निकाल करके बाजार में बेचने लगे, तो यानी खत्म हो गई। अब खत्म होने के बाद में क्या हुआ कि मार्केट में चीज जब कम पड़ती है ना, शॉर्टेज होता है और डिमांड बढ़ती है ना, तो उसकी रेट स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। तो औषधि फसल जब जंगल में खत्म हो गई, खेती कोई कर नहीं रहा, तो उसकी डिमांड बढ़ी है। तो डिमांड बढ़ने से क्या है, कई जागरूक किसानों ने जो है कहीं से बीज ला करके औषधि फसल की शुरुआत की, खेती करना चालू किया। अब वो चीज अपन, तो आज जो है औषधि फसल की खेती कितनी लाभदायक है, इसमें मैं अब कुछ बताता हूं कि कौन कौन सी। सफेद मूंगफली के बारे में जानते हैं आप लोग? जानते हो? बताइए क्या काम आती है? देश दवाई में काम आती है। कभी आपके घर में उपयोग किया गया? कभी घर में बाजार से ला करके काम में ली गया? ठीक है, ऊपर ले लो, फर्स्ट पे ले लो, नंबर 1 ऊपर वाला ले लो, है ना, ठीक है साहब। अपन बात करते हैं दिव्य औषधि सफेद मूंगफली की व्यावसायिक खेती। इसको दिव्य औषधि क्यों कहते हैं? दिव्य का मतलब है लगभग सभी प्रकार की बीमारियों को ये कंट्रोल करती है, और ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं
उनको बल देती है, ताकत देती है, उनको मजबूत बनाती है। पहले के जमाने में ऋषि मुनि वगैरह जो है ना इसका अच्छा सेवन करते थे, तो उनकी आयु काफी लंबी, निरोगी, स्वस्थ वो रहते थे। इस वजह से इसका नाम क्या रखा है, दिव्य औषधि। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी खेती के बारे में। दिव्य औषधि सफेद मूंगफली की खेती जो है ना, यह एक वर्षा ऋतु में होने वाली फसल है और इसकी खेती करने के लिए किसान को क्या तैयारी करनी पड़ती है, खेत को गर्मी के अंदर उसको गहरी जुताई उसको करनी चाहिए गर्मी के अंदर, ताकि उसके जितने कीटाणु जो है भूमि के वो गर्मी की वजह से नष्ट हो जाए और कोई बीमारी वगैरह नहीं आए। नंबर 1 काम। वो जुताई कब करे, वो मई के महीने में जब तेज गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को काफी पढ़ा होगा। उसके बाद में जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद में उस खेत को प्रिपेयर करते हैं पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के बाद में इसमें आवश्यकता होती है, सबसे पहले खेती करने में सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, मिट्टी की तो है ही। ठीक है, मिट्टी नॉर्मल सभी तरह की मिट्टी में ये पैदा की जा सकती है, बलुई, दोमट, चिकनी, काली, भूरी, रेतीली, पहाड़ी। ठीक है साहब, जिसका पीएच मान लगभग नॉर्मल 7 से 8 का नॉर्मल जो होता है वो होना चाहिए। खेत की तैयारी करने के बाद में इसमें आवश्यकता पड़ती है इसकी सीड की, सभी में पड़ती है। सीड बिना तो पौधा कहां से जर्मिनेशन होगा। तो इसका सीड क्या होता है, इसका बल्ब होता है, इसका सीड होता है, कंद, जिसको अपन कंद बोलते हैं। ये इसके बल्ब है, इसके कंद है। ठीक है, या इसको अपन कहते हैं ट्यूबर। ठीक है साहब, तो ये ट्यूबर की आवश्यकता पड़ती है अपन को। कितनी आवश्यकता पड़ेगी ट्यूबर की, 1 एकड़ में 300 किलो ट्यूबर की आवश्यकता होती है। एकड़ की अपन बात करें, क्योंकि एकड़ पूरे देश भर में हर आदमी कैलकुलेट एकड़ से करता है। बीघा तो अपने क्षेत्र वो है, और बीघा कई जगह तो छोटा, पक्का, कच्चा, ये समस्या होती है। ठीक है, एकड़ में 300 किलो की ये आवश्यकता होती है। तो खेत की तैयारी करने के बाद में जो है, जैसे पहली बारिश होती है, खेत की कंप्लीट अपन पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। उसको तैयार करने के बाद में उसमें जो है बीज की आवश्यकता होगी, दूसरी आवश्यकता होगी उसके अंदर मैन्यूर की, खाद। यह एक औषधि फसल होती है, तो अपन इसमें किसी तरह का जो है रासायनिक का उपयोग प्रतिबंधित होता है। ठीक है, अगर रासायनिक प्रयोग करेंगे वो अपने लाभ कम देगी, कोई नुकसान भी हो सकता है। कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना है, किसी तरह का कोई यूरिया, डीपी का उपयोग नहीं करना। टोटल किसका करना है अपन को, वर्मी कंपोस्ट या देसी खाद। तो देसी खाद स्टार्टिंग में कब खेत की तैयारी कर रहे हैं, उस समय 1 एकड़ में जितना हो उतना ठीक है, बाकी लगभग 3 ट्रॉली, सीधी भाषा में किसान को आप बता सकते हैं कि आप 3 ट्रॉली खाद 1 एकड़ में डालिए जुताई करने से पहले, ताकि वो एक दो अच्छी जुताई के अंदर वो पूरे खेत में फैल जाए और मिट्टी में मिक्स हो जाए। ठीक है साहब, अगर किसी किसान के पास में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो तो मार्केट में मिलता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है साहब, तो 1 एकड़ में आपका जो है 5 टन यानी 50 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट जो है वो भी डाल सकता है। वर्मी कंपोस्ट कब डालना है अभी मैं बताता हूँ आपको। देसी खाद डालना है आपको, पहले डालना है जुताई से पहले, ताकि वो मिक्स हो जाए। अब जब बरसात हो गई या बरसात नहीं हुई और वो तैयारी, उसके बाद पानी की व्यवस्था है, ट्यूबवेल में अच्छा पानी है, तो ये जून के दूसरे सप्ताह में इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, बारिश आने से पहले। बारिश आने के बाद में क्या है, अक्सर तैयारी जो है ना बारिश होने नहीं देगी, क्योंकि खेत की तैयारी करनी है, बेड उसमें बनाने हैं। बेड मतलब समझ गए आप, डोड़े। एक तो बेड होता है सब्जी वाला बेड, एक होता है अपना नॉर्मल छोटे बंड फार्मर क्या बोलते हैं, छोटे डोड़े बनते हैं।
अभी इसमें दिखाएंगे आप। तो ये चीजें आपको चाहिए। एक चाहिए फफूंदी नाशक, इसके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है फफूंदी नाशक। उसके लिए ट्राइकोडर्मा, आप जानते होंगे हर जैविक में ट्राइकोडर्मा होता है। ये किसान जो है अपने इस बीज को ट्राइकोडर्मा के अंदर, घोल के अंदर मिक्स कर रहा है। ठीक, फफूंदी नाशक, ट्राइकोडर्मा भी एक जो है फफूंदी नाशक कवक है, बाकी ये प्रोटेक्टर है। ये सुरक्षात्मक देता है ये। और जो अन्य जो फंगस होते हैं, वायरस वाले फंगस, जो बारिश की वजह से किसी मौसम परिवर्तन के हिसाब से वो अपनी फसल को नुकसानदायक होते हैं, उस फसल को नुकसान से बचाने ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये फंगस, ये भी फंगस है, इसको फंगस ही बोलते हैं। बाकी ये उस बाहर से जो आने वाली बीमारी है ना उसको रोकती है ये फंगस। इस वजह से इसको गोल में अपन यूज करते हैं ताकि फंगस की समस्या अपनी नहीं आए। तो ये करने के बाद में आपको जो है बेड बना दिया, ये लगा दिया। अब बेड बनाने के बाद में उसके अंदर जो है एक और चीज चाहिए अपन को, वो होनी चाहिए नीम की खड़ी। ठीक है साहब, जानते हो नीम की खड़ी? आप लोग हैं, जानते हो ना? नीम जैसे अपन सरसों की खड़ी, जैसे नीम की खड़ी होती है, वो चूरे टाइप होती है। आजकल बाजार में 25-30 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है, हम भी उपलब्ध करवाते हैं। तो वो चीजें हैं नीम की खड़ी वगैरह। तो अब जैसे आपने बेड बना लिए, अब ये दो तरीके से किसान इसको कर सकता है। पहला तरीका है, जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कंप्लीट हो, सिस्टम पूरा वेंचुरी सही पूरा सिस्टम लगा हो, तो वह जो है ना इसका पूरा जो बेड होता है अपना 4-4 फीट की गेम में होता है, वो बेड आपको ऊपर से 2-2.5 फीट का टॉपर होता है और नीचे लगभग 3 फीट का होता है। ठीक है, जो खेरा ककड़ी मेर मिर्ची में लोग लगाते हैं, उस बेड पे भी कर सकते हो। उस बेड के अंदर जो है ना आप 4 रो बना सकते हो, 4 लाइन में आप ये लगा सकते हो। और जो किसान के पास में सिस्टम नहीं है इरिगेशन, वो ड्रिप इरिगेशन नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन खेत में अपने फव्वारे से या फ्लड इरिगेशन से तो भी ये कर सकता है। भाई ऐसा नहीं कि ये आप ड्रिप इरिगेशन हो तभी करें, ऐसा नहीं है। फव्वारे से सिंचाई करनी हो तो भी कर सकते हो, फ्लड से आप पानी देना चाहते हो खुला पानी तो भी आप कर सकते हो। करने का थोड़ा सिस्टम ये है। तो ड्रिप उसका, तो इसमें बेड बनाने के बाद में करना क्या है आपको, उसके अंदर जो है जैसे बेड बन गया आपका, तो बेड आपने या तो पहले डाल दिया होगा गोबर की खाद छिड़ी हुई, तो कोई ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है। अगर नहीं डाला हो तो जो बेड बनाए है ना आप, उस बेड के अंदर ही बेसल डोज, इसको स्टार्टिंग खाद बोलते हैं, बेसल डोज के रूप में आपको क्या डालना है उसके अंदर, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है साहब, तो जैसे बेड बना दिया, ये आपका बेड बन गया। सुनो आप, ये आपका खेत है, ये बेड बन गया आपका। ठीक है साहब, तो यहां पर आपको उसके अंदर जो ना डालना है नाड़ी, एक तिकुली है, कोई भी अपन फावड़ी कुदाली अपन बोल सकते हैं, या कोई भी औजार ले लें, तो उससे चीरना है उस पेड़ को। चीरने के बाद में उसके अंदर जो है वर्मी कंपोस्ट डालना है। एक आदमी बाल्टी में लेकर के पहले वर्मी कंपोस्ट डालता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा आदमी उसके पीछे जो है ना नीम की खड़ी अपने मुट्ठी से उसमें डालता चला जाएगा। उस नाली जो बनाई अपन ने, नाली बनाई इसके अंदर। और बाकी जो लोग हैं, जो आपने जिस कंद को इसमें ट्रीटमेंट कर किया है फंगिसाइड से, ट्राइकोडर्मा से जो ट्रीटमेंट जो किया अपन ने, ये कंद को फिर आपको जो है ना इसके अंदर डालते हुए जाना है। एक बात और यहाँ बता दूं, ये कंद जो है ना, ये कंद इस तरह के होते हैं, अपने पंजे जैसे होते हैं ये कंद। ठीक है, ये तो मेरी फाइल है, अभी मैं मेरा खुद का फोटो बता दूंगा कंद कितने बड़े बड़े कैसे होते हैं। तो उस कंद को आपको जो है ना पूरा नहीं लगाना है, उस कंद की कटिंग करनी है। ये फिंगर है, इस तरह फिंगर बोलते हैं अपन, इसकी जो कंद के फिंगर होते हैं अपने फिंगर है ऐसे, तो यहाँ से अपन को 2-2 फिंगर के साथ में उसको कटिंग करनी है। एक पत्ती भी आती है कटिंग करने की, चाकू भी इससे आप कर सकते हो। नीचे लकड़ी रखा और कट 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 इस तरह से हो जाता है।
तो वो कटिंग वाले फिंगर में ट्रीटमेंट करके अपन को इसमें लगाना है। लगाने के बाद में पीछे जो है ना, पीछे उसको वापस रोज देना है, उसको वापस मिट्टी में दबा देना है। तो ये तो हो गया आपका लगाने का कार्य खत्म। ठीक है साहब। लगाने का कार्य कब तक करना है आपको? यह कार्य करना है बरसात आने से पहले, क्योंकि बरसात आने के बाद में अगर बरसात ने मौका नहीं दिया तो आपका बेड नहीं बनेगा, आप उसके अंदर कार्य नहीं कर सकते हो, कीचड़ के गीले के अंदर नहीं कर सकते हो। तो आपको ये काम बरसात आने से पहले करना है। करने के बाद में अब आपको जो है लगाने के बाद में उसमें तुरंत पानी देना है। अब पानी जो सुविधा आपको मैंने बता दी, या तो ड्रिप हो तो ड्रिप से चालू कर दो, और फ्लड हो तो फ्लड से कर दो, फव्वारा हो तो फव्वारा से कर दो, जो भी सुविधा आपको। उसमें तुरंत पानी देना है। पानी देने के बाद में वो जो है आपका 15 दिन के बाद में जो है लगभग वो 50% आपको उसमें दिख जाएगा उगा हुआ। बाकी कुछ जो रह गया, जो 4-5 मतलब 1 महीने के अंदर आपका खेत हरा भरा दिख जाएगा। फिर आपको बाद में बरसात शुरू हो जाएगी, तो बाद में आपको पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी की ज्यादा इसमें आवश्यकता पड़ती नहीं है, नॉर्मल पानी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका लगाने का और सिस्टम का। करना क्या है आपको आगे, खरपतवार नियंत्रण। मैंने पहले बताया कि ये औषधि है, इसके अंदर कहीं हर्बिसाइड का बिल्कुल अपन को उपयोग नहीं करना है। कोई भी हर्बिसाइड केमिकल वाले का उपयोग नहीं करना है। बाजार में जैविक में भी कोई हर्बिसाइड है भी नहीं। समस्या ये भी है जैविक खेती करने वाले की, क्योंकि ये समस्या मेरी खुद की भी है। मैं खुद ऑर्गेनिक फार्मर हूँ। बाकी वो कैसे करते हैं ये तो जैविक खेती करने वाले के लिए सबसे बड़ी समस्या वीड्स की आती है साहब, वीड्स कंट्रोल। तो खरपतवार नियंत्रण में क्या करना पड़ेगा आपको? जब भी मौका मिले लेवर ले जा करके एक घास के तिनके को हाथ से निकालना है। कितनी बार निकलेगा? जहां तक हमारा पूरा एक्सपीरियंस है, 3 महीने के पूरे सीजन में, बरसात के सीजन में 3 बार निकलेगा। और किसी खेत में कम होता है तो कम निकलेगा, किसी में ज्यादा। बाकी हमारे खेत में 3 बार निकलता है। ठीक है साहब। तो 3 बार आपको ये खरपतवार नियंत्रण हाथ से निकालना है। ठीक है साहब। बेड़ के आजू बाजू में खाली जगह में आप कुदाली फावड़ी चला सकते हो, बाकी बेड़ पे आपको कुदाली फावड़ी भी नहीं चला पाओ, वो निकलेंगे बड़े कंद जो लगाएगी। ठीक है। तो वहां तो आपको हाथ से कचरा बीनना है आपको। तो ये आपको खरपतवार नियंत्रण नहीं करना है पूरी बरसात में 3 बार। ठीक है साहब। आगे आती है बात रोग नियंत्रण की। ठीक है साहब। देखो रोग, इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोग है ना साहब, रोग निदान। ये इसमें सबसे और कोई रोग आता नहीं है, इसमें आता है फंगस। ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये फंगस कब आता है? जब बरसात रेगुलर ज्यादा से ज्यादा बरसात हो जाए। रेगुलर 1 हफ्ते तक बरसात चालू हो गई साहब, तो वो लगभग 80% उम्मीद है कि शायद फंगस अपने खेत में आ सकती है। बिल्कुल खेत की नमी बनी रहेगी ना लंबे दिनों तक, और मौसम में धूप नहीं निकलेगी, तो आपका फंगस आना जरूरी है। अगर आज बारिश हो गई, कल धूप निकल गई, आज बारिश हो गई, तो उसमें कोई फंगस नहीं आएगा। धूप निकलने से फंगस ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। बाकी रेगुलर मान लो कि मानसून ऐसा हो गया है 10 दिन तक बरसात की है, मौसम जड़ लग गए साहब। अब जड़ लग गया ना तो पूरा बेड़, पूरी जड़ हमेशा गीली रहेगी, और मौसम भी एकदम बदल रही है। उस बदल से वो मौसम नमी होने से आपको फंगस आना स्वाभाविक है। यहाँ वही करना है, इसमें दो ट्रीटमेंट है, वही करना है जो अपन ने यहाँ किया। ट्राइकोडर्मा को घोल बना करके उस पे स्प्रे करना है हर हफ्ता। ठीक है साहब। एक और मैं देसी जुगाड़ बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं सारे जुगाड़ देसी करता हूँ खुद का। मेरे यूट्यूब पे मैंने जो है कई वीडियो बना रखे जैविक में भी, कि 150 रुपए की शीशी लेकर के आदमी जैविक खेती करना सीख सकता है।
दूसरा उपाय इसके अंदर ये बताई दे निदान मैंने कि आपको वर्मी इसका हर हफ्ता उसका जो है ना हर सप्ताह में एक बार करना है। इसके साथ आप जो है छाछ मट्ठा जो भी बोलते हो आप, ठीक है, छाछ को जो है 1-2 दिन आप रख दो घर पे, सड़ी हुई छाछ। उसके अंदर आप जो है तांबा, कोई भी बर्तन तांबा का है या कोई वायर है उसके अंदर डालना है, ठीक है। अगर लोहा भी डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी छाछ में तांबा डालने से, कभी देखा होगा तांबा छाछ में डालने से तांबा घुल जाता है, ठीक है, पतला हो जाता है तांबा। हाँ जी, हाँ छाछ डालते हैं ना, बिल्कुल राइट बात है, वो सही इसी वजह डालते हैं वो। ये उपयोगी मैंने छाछ तांबे का उपयोग मैंने जो है ना उड़द की फसल में भी किया है। मैंने खुद ने अपने खेत पे कई चीजों में मैं करता हूँ, और वही चीज मैं लोगों को बताना पसंद करता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं कहीं से पढ़ करके वो करके बताने में विश्वास कम करता हूँ। जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है ना कि मैंने कहाँ तक की रिजल्ट मिला है, वो चीज मैं करता हूँ। तो छाछ में तांबा डाल करके वो 1-2 दिन आप रख लेंगे तो तांबा उसमें हो जाएगा। अब तांबा और छाछ दोनों मिला करके आपके फंगस को नियंत्रण करेंगे, ठीक है साहब। आप इसका स्प्रे कर सकते हो, ये दोनों उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है। खरपतवार नियंत्रण हो गया आपका। तो ये खरपतवार बारिश में रहता है। खरपतवार के बाद में क्या होगा, अब आपको ये देखना है इस फसल का जो ड्यूरेशन है, इसका ड्यूरेशन जो है ना 5 महीने का है। अवधि फसल मैच्योर होने की अवधि जो है वो है 5 महीने की। वैसे लोग किताबों में 6 महीना लिखते हैं, ठीक है, बाकी 5 महीने में हो जाता है लगभग। अब लास्ट में जब जो है सितंबर में बरसात खत्म होने के बाद में जो है आपको 1-2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। देखो जुलाई में बरसात, अगस्त में और सितंबर में हो सकता है लास्ट वीक में जो है ना कई बार बरसात जल्दी चली जाती है, तो वहां आपको वो ध्यान रखना है पानी का भी, लंबी सुखाना नहीं इसको, ठीक है साहब। तो ये करना है। अब इसके बाद में और कोई बीमारी नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, बहुत सिंपल काम है। करना क्या है आपको अभी हार्वेस्टिंग। तो उसके बाद में क्या होगा, ये फसल जो आपने लगा रखी है ना, ये ऑटोमेटिक ये 4 महीने बाद में इसके पत्ते जो है ना सूखने शुरू हो जाएंगे। इसके पत्ते ऑटोमेटिक सूखने शुरू हो जाएंगे और पत्ते धीरे धीरे पूरे सूख करके उड़ भी जाएंगे। अब उड़ जाएंगे तो आप अनजान आदमी सोचेगा मेरी फसल तो बर्बाद हो गई, ये पत्ते सारे पता नहीं क्या इलाज करूं। कुछ नहीं करना है, उसका मैच्योर टाइम पूरा हो चुका है, ठीक है। तो पत्ते सूखने के बाद में देखना ये है कि यार ये पकी नहीं पकी फसल। तो पकने के लिए जो है इस तरह के जो ट्यूबर निकलेंगे उसके अंदर, ठीक है, उस ट्यूबर को जो है ना इस पे जैसे अपने त्वचा है ना इस तरह की अपने ये इसकी जो छाल है वो छाल को चमटी से दबा करके रगड़ेंगे। रगड़ने से क्या होता है उसकी जो है ना छाल उतर जाएगी अपने दबाने से। चिकनाहट बहुत होता है ना, अंदर चिकनाहट है, और दबाएंगे तो वो छाल उसकी हट जाएगी। तो इस तरह 10-5 जगह आप खोद करके सब जगह ही ट्राई कर लें। अगर वो छाल हट गई तो आपकी फसल मैच्योरिटी पे हो गई, मतलब पूरी तैयार हो गई। अगर कहीं जगह छाल है अगर नहीं छुली तो वो कच्ची है। ये देखने का एक तरीका है। तो इस तरह से देख करके आप जो है 5 महीने के आसपास आप उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे था। हार्वेस्टिंग, अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग के लिए इसकी जो है ना जो अपन ने बेड बनाया है या डोली बनाई है, उस डोली को फावड़ी जो भी औजार है खोदने का, जिसे अपन शकरकंद खोदते हैं, आलू खोदते हैं, वही सिस्टम इसमें है।
उसको सावधानी देखनी है कि वो अपने फिंगर खराब नहीं हो, अपना कंध खराब नहीं हो। धीरे धीरे हल्के हल्के इशारे से आपको खोदना है, ठीक है साहब। तो खोद करके आपको इस तरह से ये इकट्ठा हो गया, आपने इस तरह से खोद दिया, ठीक है साहब। खोद करके क्या करना है, अब आपको इसको तैयार करना है सेल आउट के लिए। ये सेल आउट होगा नहीं, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए अपन को क्या है, इसका थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। अब वो प्रोसेसिंग जो किसान भाई लार्ज स्केल में जो करते हैं उनके पास में तो कुछ ही यंत्र होते हैं, कुछ जुगाड़ू यंत्र बना लेते हैं, उनमें डाल करके इसकी प्रोसेसिंग करके छिलाई होती है। और जिनके पास कम होता है वो हाथ से, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ना भाई, वो आप ट्रायल करो भाई, पकी नहीं हो, हाथ से छीलते हैं इसको, ऐसे रगड़ के छीलना पड़ेगा। या इस तरह की कोई पत्ती होती है, वो पत्ती जहाँ कोई रह जाए लगभग 50, 60, 70% तो हाथ से छिल जाएगा। बाकी जब इसका आखिरी जो नुकीला हिस्सा होता है ना, वहाँ जो थोड़ा कच्चा रहता है वहां रह जाएगी हल्की सी, तो उसको आप थोड़े चाकू से साफ कर। तो ये हो गया इसका हार्वेस्टिंग का, ये हो गया आपकी छिलाई का, ठीक है। अब सिलाई करने के बाद में करना क्या, आपको इसको सुखाना है। सुखाने के लिए ध्यान ये रखना है कि उसको जो है ज्यादा लाइट भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। सुखाने के लिए आपको जो है ना, इसके सब व्हाइट कपड़ा बिछा करके छत पे, आंगन में, कहीं भी व्हाइट कपड़ा बिछा करके उसको आपको फैलाना है। व्हाइट कपड़ा इसलिए होना चाहिए, सूती हो तो और अच्छा है, क्योंकि ये है सफेद मूसली और अपन ने छिलने के बाद में बिल्कुल एकदम व्हाइट हो जाएगी ये। अगर अपन कहीं से गलती से लाल पीला कपड़ा ले लेंगे तो उसका कलर इस तरह जाएगा तो बेकार हो जाएगी ना। इसलिए बिल्कुल एकदम सूती कपड़ा जो एक बार धो करके बिल्कुल उसकी मांडी वांडी उतर जाए, फिर उस पर आपको इसको सुखाना है। क्या कितना? नहीं, पत्तियां तो सूख गई ना, पत्तियां सूख गई आपकी। तो साहब आपने प्रोसेसिंग कर लिया, सुखा लिया माल को। सुखाने के बाद में इसकी थोड़ी सी ग्रेडिंग आप कर सकते हो, कैटेगरी बना सकते हो। अच्छा माल, थोड़ा हल्का माल, तो उसको आप जो है ना थोड़ा सा हवा में उड़ा करके मोटी मोटी को एक जगह करो, और पतली जो है पतली, क्योंकि उसमें कहीं कच्चा भी होती है ना, कोई 5 उंगली तो स्कार होती नहीं है, तो उसको आप ग्रेडिंग करके और जैसे आपकी सुविधा है पैकिंग करके मार्केट में भेज सकते हो। लोकल में अपने पंचर की दुकान पे बिक जाती है, या कहीं कोई इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो जयपुर वगैरह में, तो वहां भेज सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये है। अब बात करते हैं इसके अंदर ही इनकम की। ये टेबल मैंने बना रखी है, बाकी टेबल अभी ताजा नहीं है। आज के बाजार भाव उसके लगभग 10, 20, 25 सालों में सबसे तेज है। मतलब कम से कम 25-30 साल जब से खेती कर रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा तेज आज की तारीख में है। आज की तारीख में ये 2.5 लाख रुपए की एक क्विंटल है बाजार में। वो तो थोक रेट है, 2.5 लाख रुपए में तो किसान का माल बिक रहा है, ठीक है साहब। वैसे तो 3,000 रुपए किलो शायद खुला मिलता होगा। बाकी ये मैंने थोड़े पहले किए, तो इसमें तो थोड़े रेट रहती है, रेट के हिसाब से कम। उस पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। बात करते हैं इसके खर्चे की। पहले खर्चा और इनकम तो बाद में आएगी ना। बात खर्चे करते हैं, तो खर्चे में सबसे पहले अपन ने क्या लिया, सीड, ठीक है, सीड लिया। आज नंबर 1 प्लांटिंग मटेरियल। सीड को क्या बोलते हैं, प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है साहब। या पर कंद भी कह सकते हैं, जो भी आप समझो। ये आया है आपका 300 किलो,
ठीक है साहब। आज बाजार भाव जो है ना इसका 400 से 500 रुपये किलो है गीला कल, ठीक है साहब। तो आप 400 रुपये किलो लगभग आप इसके लगाएंगे 12, 1,20,000 रुपये का ये आपका 1,20,000 रुपये का आपका आगे कल, ठीक है साहब। खाद, मेन्यूर, नीम की खड़ी, नीम खड़ी, ये ठीक है। ये सब चीजें जो है अपन बात करते हैं 5 टन, ठीक है साहब। यानी कि 5 लगभग 10 रुपए किलो वर्मी कंपोस्ट की रेट होती है ना, लगभग ये है ना। तो ये हो गया आपके 5,000 रुपये, ठीक है साहब। 5,000 का आपने क्या हो गया, चलो 5,000 रुपये का खाद हो गया। और नीम की खड़ी आपका जो है उसके अंदर से ये 2 क्विंटल 25 रुपए किलो के हिसाब से होती है, 2,500 की 1 क्विंटल हो गई, 5,000 की 2 क्विंटल, ठीक है साहब। 5,000 की हो गई आपकी नीम की खड़ी, ठीक है। ट्राइकोडर्मा तो ज्यादा नहीं है, 200-250 रुपए का 1 किलो मिलता है, ठीक है साहब। तो उसका कोई ज्यादा ये मेन चीज ही है। ये 10,000 का खर्चा आपका लगभग ये 10,000 का खर्चा आपका ये हो गया। खेत की तैयारी आप सब में जो करते हो, आप चाहो उसका भी ऐड कर सकते हो खर्चा, तो आप वो उसका भी खर्चा ऐड करते हैं तो आपका 1 एकड़ में जो है लगभग खेत तैयारी आप उसका भी 5,000 रुपये आप ऐड कर सकते हो, ठीक है साहब। ये डबल हो जाएंगे, 5,000 रुपये भी ऐड कर सकते हो। खेत की तैयारी क्या सिंचाई तो हो ही जाएगी, इसमें कोई ज्यादा वो है ही नहीं। अब बात करते हैं लेबर में आप सब किसान हो, आप जानते भी हो, लेबर में जो है 1 एकड़ में कितने लेबर काम करते हैं जब जाके घास निकले। 1 एकड़ में एक बार में कितने लेबर से चारा सफाई हो जाएगी? नहीं कर पाएंगे 1 एकड़ में नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा बारिश में बहुत ज्यादा होती है, सर्दी वाली तो हो जाएगी, है ना। इसमें कम से कम जो है 1 एकड़ में मैं आपको बता रहा हूँ 15 लेबर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है साहब। 3 बार का कितना हो गया 45 में 5 और ऐड कर लेते हैं, कम ज्यादा 50 लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। 1 लेबर 300 या 400 सब जगह अलग अलग होती है, चलो अपन 400 रुपये मान लेते हैं। ये लेबर का खर्चा क्या हो गया आपका 20,000 हो गया, ठीक है ना। ये लेबर का खर्चा 20,000 ये हो गया। बात करते हैं इसका प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग एंड हार्वेस्टिंग, खुदाई और उसकी सुखाई वगैरह पैकिंग वगैरह सारा आ गया है। इसका आप जो है ये सारा खर्चा 20,000 से भी लगभग ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है साहब। और क्या बचा अभी, कोई खर्चा बचा क्या? क्यों सर, खर्चा बचा क्या कोई और है? ज्यादा हो गए? अरे इनकम भी बहुत ज्यादा है भाई, इसमें खर्चा करेंगे तभी इनकम मिलेगी। इसमें क्या अपन कंजूसाई करेंगे ना, कंजूसाई करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, है ना। नुकसान नहीं करना अपन को। कितना हो गया जोड़ लेंगे आपने, जोड़ ले आप 20, 30, 35, एक लाख, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है साहब, टोटल खर्चे, कुल खर्चा। बात करते हैं इनकम की साहब, ठीक है साहब।
1 एकड़ में, देखो मैं सीधी गणित किसान को बताता हूँ, वही गणित मैं आपको बता रहा हूँ सीधी, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, नहीं, डायरेक्ट सीधी बताने से आपके फटाफट समझ में आएगी। एक बात ये है, बाकी सभी लोग तो भी सबके बारे में बताते हैं कि आमदनी बताते हैं कितने 20 लाख रुपए का हो जाए, आपने खर्च साथ में बताया, तो ये बड़ी तुलना हो सकती है। बिल्कुल नहीं, देखो देखो अपन खर्चा करेंगे ना, लेक्चर आपका ऐसा हुआ है हमारे 15 मिनट के अंदर, या आप खर्चा साथ बताया। अच्छा, कोई खर्चा नहीं बताता, बिना खर्चे इनकम कैसे आएगी, असंभव है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं खर्चा पहले बताता हूँ। खर्चा जेब में होगा ना तभी आदमी खेती कर पाएगा, नहीं है तो कैसे करेगा, इतना महंगा बीज को कहाँ जाएगा। अब आय की बात करते हैं, तो देखो आय जो है, अपन ने बीज कितना लगाया, 300 केजी, ठीक है साहब। मैं सीधी गणित बता रहा हूं आपको कि जो अपन ने जितना कच्चा माल उसमें डालेंगे, जितना अपन ने सीड प्लांटिंग मटेरियल जो अपन ने उसमें डाला है जमीन में, उसका 5 से 10 गुना कितना रिटर्न, ये सीधी गणित है मेरी। और समझाता हूं मैं आपको, अपन एक ही लहसुन के एक पोती लगाते हैं जमीन में, लगाते हैं ना, कितना मिलता है, वो 10-12 पोती। एक आलू लगाते हैं, उसका भी 10-12-15 आलू बनते हैं। तो यही गणित यहाँ पर है, अपन एक फिंगर लगाया, उस फिंगर का जो है ना गुच्छा बन गया, पूरा गुच्छा बन गया वो, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको, कहते 1 एकड़ में जो है ना आपका जो है ना 15 क्विंटल पैदा होगा। तो आप सोचेंगे यार कैसे होगा, कैसे होगा, इसलिए मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा भी नहीं, कम ये 5%, 5 गुना भी हो सकता है 10 की जगह। अगर उसके अंदर बीमारी ज्यादा आ गई, फंगस आ गई, पौधा डेवलप अच्छी तरह से नहीं हुआ, तो क्या है कि फंगस कंट्रोल नहीं होते ना, तो 5 गुना भी रह जाती है, ठीक है। जैसे फंगस आई, पौधा ऊपर से सूखता सूखता पूरे पत्ते सूख जाएंगे, वहां का उसका ग्रोथ जो है कंद का वो रुक जाएगा, इतने बड़े कंद वो होने वाले थे इतने से रह जाएंगे, तो आपका 5% भी आ सकता है। देखो माइनस पॉइंट को भी अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और खेती जो है ना अब तक माइनस पॉइंट पे चलती है। ये तो किसानों की आदत है, सरसों हो गए, ट्रॉली भर गई, वो जाकर के खाद वाले को और कपड़े वाले को और कारीगर को और लेबर को देगा तो बराबर हो जाता है। बाकी उसको किसान जिंदगी में जो है ना अपनी खुद पति पत्नी जो मेहनत करता है ना, कभी उसने जोड़ा ही नहीं होगा मैंने साल भर में कितने बार खेत में गया, कितना घंटा काम किया, कभी नहीं आग नहीं लगाया होगा, ठीक है साहब, ये चीज है। तो ये 5 गुना भी हो सकती है, 10 गुना भी हो सकती है, और अपन 5 गुना पे कैलकुलेट करते हैं साहब, ठीक है साहब। 5 गुना का मतलब 300 गुना 5 कितने हो गए, 1500, ठीक है ना, 1500 केजी, ठीक है। और अगर अपन इसको 10 गुना में करेंगे तो गुना 10 कर लेंगे तो 3000 केजी, ठीक है। तो अपन ये भी नहीं सोचेंगे कि भाई अपन ने जब पूरा खर्चा किया ना, भाई साहब खर्चा भी पूरा किया ना, दिल बोल गए, तो अपन कम भी क्यों आके कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, अपने पूरा ट्रीटमेंट किया, पूरी खरपतवार नियंत्रण किया, सब कुछ किया, तो अपन उसको कम भी क्यों आके, फिर भी औसत में आपको औसत अपन लगा लेंगे। कितना औसत लगाए आप ही बता दो, कितना परसेंट, नहीं 5 से 10 गुना पैदा होता है, ये राइट बात है। इसमें अपन औसत कितना लगाएं कि इतना तो हो ही जाएगा, 7.5, चलो ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने 7.5, ये चलो 7.5 की जगह चलो आप जो ना 7 ही मान लो, उसको भी कैलकुलेट करने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। 300 गुना 7 कर ले, 8 कर ले, 8 कर लेते हैं, ठीक है, 8 गुना हो गई है ना, 8 गुना का मतलब हो गए 2400 किलो, ठीक है साहब। ये 2400 किलो आपका क्या माल निकला है, ये निकला है गीला माल, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ये आपका 2400 किलो, ठीक है सर,
2400 किलो हो गई ना, ठीक है। अब इसमें एक और बात, ये अपन ने गीला कैलकुलेट किया है, गीला माल, तो गीला माल तो बाजार में बिकने से रहा नहीं बिकेगा ना, प्रोसेसिंग होगा, सब कुछ होगा, सूखेगा तभी बिकेगा, ठीक है साहब। अब ये प्रोसेसिंग करने के बाद में, सुखाने के बाद में, ये आपका बचेगा 20 से 25, कितना बचेगा, कैसे बचेगा, क्योंकि कोई फिंगर तो मोटा है, उसमें तो माल अच्छा निकलेगा, कोई फिंगर पतला है, कोई कमजोर है, उसमें माल कम निकलेगा। तो ये कोई सूखने के बाद में अच्छा मोटा माल होगा तो 25% बैठेगा आपका, अगर कमजोर होगा, कच्चा रहेगा कुछ, तो वो 20%। तो अपन चलो ठीक है, 20% पे कैलकुलेट अपन करते हैं, ठीक है। 20% पे अपन ने कैलकुलेट किया, तो इसका 5 का भाग दे देंगे इसमें, 500 किलो, चलो 500 केजी, 500 से कम होता है, बाकी 4 के ऊपर होता है ना, ठीक है, 4 के ऊपर मान लो, ठीक है साहब। अब ये जो बचा आपका, ठीक है साहब, प्रोसेसिंग के बाद में 20% में आपका कितना आ गया, 4.5 क्विंटल के आसपास हो गया ना। इसको और अपन थोड़ा सा और शिद्दत मान लेते हैं, थोड़ी बहुत शिद्दत और हो गई, तो चलो इसमें अपन 4 क्विंटल मान लेते हैं साहब। कितना माना आपने, 4 क्विंटल, ठीक है। एक बात और है, क्लियर कर दूं मैं, किसान भाई जो खेती करता है ना, वो फिर अपने नेक्स्ट ईयर के लिए अपना खुद का बीज खुद ही रखता है ही नहीं रखता है, कोई भी चीज हो ना, ठीक है। तो अपना 24 क्विंटल तो पूरा मेटेरियल हो गया, इसमें से मान लो इसने जो है ना 4 क्विंटल अपने घर के लिए स्पेयर में डाल लिया, अगले साल बीज लगाने के लिए, ठीक है साहब। तो अपन ने क्या क्या माना है, 20 यानी कि 20 क्विंटल मान लिया आपने, ये 2000 किलो ही मान लिया आपने ना, 2000 किलो का 5 के हिसाब से कितना हो गया, यही मानो ना आप, तो 5 20 2500, 4 क्विंटल हो गया ना, मेरे कहने का मतलब ये था 4 क्विंटल, ठीक है भाई। देखो माइनस पॉइंट पे भी आपको देखना चाहिए, अपन को प्लस में नहीं जाना चाहिए। 4 क्विंटल हो गया ना आपका। अब अभी मैंने भी बताया था, 1 क्विंटल जो है आपका, यानी कि इसकी गुणा करते हैं अपन 2500 रुपए पर केजी आज के डेट में। पर केजी रेट क्या है आज की तारीख में? सफेद मूंगफली का जो है 1 एकड़ से सफेद मूंगफली खाद्यान्न, दालें, तिलहन, बागवानी के अलावा अगर औषधीय फसल करता है तो वह 1 एकड़ में, यानी उसके जो सपने पूरे होते हैं या नहीं होते हैं? यस या नो? कुछ तो बोलो आप भी। देखो ये चीज अपन को जो है, अदरवाइज जो है किसान अगर इस तरह की चीजें करता है तो वह अपनी आय को 2 से 4 गुने 10 गुने तक बढ़ा सकता है।